नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ केयर खबर से रूबरू करवाना। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना ने हम सब की चिंता बढ़ाई हुई है। इसके बदले रूपों और वेरिएंट ने दुनिया में तबाही भी खूब बरपाई है। पहले डेल्टा और अब ओमिक्रॉन सबके लिए एक पहेली बन गया है। इसी बीच WHO ने 2022 में इस बीमारी के अंत होने का भरोसा भी जताया है। लेकिन वहीं बोस्टन यूनिवर्सिटी की रिसर्च का कहना है कि जितनी तेजी से ओमिक्रॉन फैलेगा उतनी ही तेजी से नए वेरिएंट आने की संभावना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम किसकी बात को सही माने। आज इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरुण शाह, जो पिछले 2 सालों से कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, साथ ही इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जेनेटिक के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, ये बताइए कि एक्सपर्ट्स की माने तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हम पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जल्दी दुनिया को इस वायरस से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन बोस्टन यूनिवर्सिटी की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस के और ज़्यादा म्यूटेट होने के और नए वेरिएंट्स आने की संभावना है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो वेरिएंट कितने खतरनाक होंगे। इस पर आप दोनों की क्या राय है? डॉक्टर अरुण, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए ये बिल्कुल सही है कि हम लोग पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं और निश्चित रूप से वी आर रीचिंग एट द एंड स्टेज ऑफ द पैंडेमिक और एंडेमिसिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब बोस्टन यूनिवर्सिटी का जो दावा है उसके अनुसार क्या है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन अभी भी कंटिन्यूड है, क्योंकि दुनिया में अभी 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन तो होता ही रहेगा जब तक कि लोग पूरी तरह से इम्यूनाइज या उनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं होगा। और चेन ऑफ ट्रांसमिशन होगा तो म्यूटेशंस होगा, म्यूटेंट वेरिएंट होंगे, और म्यूटेंट वेरिएंट होगा तो जैसे ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया, उसके पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी आया। और यहाँ तक कि सोचा जा रहा है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ओमिक्रॉन की जितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है और जितनी तेजी से ये अपने पाँव पसार चुका है पूरी दुनिया में, लगभग मतलब कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको भी नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर म्यूटेंट वेरिएंट होंगे, लेकिन वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं होंगे। जब तक कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहने के सर्टेन मतलब कि उसके फीचर्स होते हैं कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो, वो इम्यूनिटी स्केप करे, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से अफेक्टेड नहीं हो। तो अभी जो ओमिक्रॉन में यही सब की वजह से 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार किया था। और आप ये देख लीजिए कि कितनी तेजी से ये डेल्टा से कम 5 गुना से ज्यादा मतलब की तेजी से ट्रांसमिट हुआ है। लेकिन और ये ऐसा नहीं है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी वाले गलत बोल रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशंस chain of transmission as well there is a chain of transmission we continue there will be mutant variant emergence of mutant variant। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं, जब ये खतरा जो है ना, जो महामारी का खतरा चल करके ये लोकलाइज आउटब्रेक या स्पोरेडिक या एंडेमिक के रूप में होता है। डॉक्टर संजय, इसी सवाल में मैं एक सवाल और जोड़ूंगी कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, भारी तबाही मचाने के बाद वो भी 18 महीने में ख़त्म हो गया था। अब कोविड को भी 2 साल हो चले, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है? देखिए, साइंस में मुक्ति जैसा कोई चीज नहीं है। वो आप जो कह रही थी कि पेंडेमिक से इंडेमिक हो सकता है, लोकलाइज्ड हो सकता है, मुक्ति कैसे मिलेगी? जो चीजें इन्वायरमेंट में आ गई वो तो रहेगा। अब सार्स आया, मर्स आया, जीका आया, इबोला आया, ये कोरोना आया, ये तो रहेगा वायरस। लेकिन हाँ, जो इसके वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में ऐसा प्रिजम किया जा रहा है कि इसके वेरिएंट्स जो हैं वो तबाही मचाएंगे, वैसा लगता नहीं है। और ऑलरेडी ये साइंस प्रूव्ड है कि जब चीजें हर्ड इम्यूनिटी में चली जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी के बाद जो उसका इम्पैक्ट है या जो इफेक्ट है वो घट जाता है। इसमें भी इसी की संभावना, क्योंकि वो अभी जिसकी बात आप कह रही हैं वह भी 3 फेज में आया था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज तक या तीसरी लहर तक जाते जाते उसके प्रभाव घट गए थे, स्पेनिश फ्लू के भी। इसमें भी वही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अल्फा आया, डेल्टा आया,
अभी जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के भी जो सब टाइप्स आए हैं, BA1, BA2, BA3, तो ऐसा नहीं है कि ये तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्वॉल्व कर रहा है, लोअर को तो ये टच ही नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस दिशा में लग रहा है। अब इसमें तो कुछ लिटरेचर कह रहे हैं कि 32 म्यूटेशन हो गए, कुछ लिटरेचर कह रहे हैं कि 36 म्यूटेशन हो गए। तो अगर स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन भी हुआ है तो उस म्यूटेशन की वजह से कंटेजियस है लेकिन फैटल नहीं है। जिस तरह से डेल्टा में फैटल चीजें हो जा रही थी, जिस तरह से ब्लड क्लॉट कर जा रहा था, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो बिल्कुल घट जा रहा था, लोग हार्ट अटैक में चले जा रहे थे, कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, वैसी स्थिति अब यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये जरूर लग रहा है, ठीक है, अपने अपने तरीके से कल क्या होगा, कल हो सकता है कि कोई इससे भी कोई मजबूत वायरस आ जाए। जी, मैं उस पर अगला सवाल आपसे लूंगी। डॉक्टर अरुण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड है, हम सभी जान रहे, देख भी रहे हैं, इसलिए इसे इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ का कहना है कि हम इसे लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि हम इसे लाइटली ना लें क्योंकि इसके माइल्ड सिम्टम्स है? देखिए, ये बिल्कुल कहना सही है कि लार्जेस्ट केसेस में ओमिक्रॉन अगर एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड है, केस फैटिलिटी बहुत लो है, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस लो है, हॉस्पिटलाइजेशन लो है, डेथ कम है, मोर्टिलिटी कम है और आईसीयू केयर कम है, वेंटिलेटर कम है। इसलिए निश्चित रूप से केसेस, मैक्सिमम केसेज आप अगर देखिए तो हिंदुस्तान में या दुनिया भर में लाखों केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तान में ही पर डे कल की रिपोर्ट है 2.5 लाख से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन केस फैटिलिटी बहुत लो है, तो मोस्टली केसेस माइल्ड है। अब जहां तक लॉन्ग टर्म लॉन्ग कोविड या लॉन्ग हॉलर्स की बात करेंगे तो पिछली बार WHO ने कहा था कि जो फर्स्ट और सेकेंड वेव है उसमें लॉन्ग कोविड में एज मेनी एज 30% लोग, 30% लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन हुआ कि वो रिकवरी के बाद भी उनको कोई ना कोई सिम्टम, चाहे वो फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, मेंटल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम से डेवलप हुआ। एट दिस स्टेज इट इज टू अर्ली टू से कि ओमिक्रॉन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि ओमिक्रॉन से रिकवरी के बाद कोई सिम्टम जो है 4 हफ्ता 8 हफ्ता के बाद हमको समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट होगा। नाउ इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस ऑफ द ओमिक्रॉन। जी डॉक्टर संजय, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी जो आप अभी बात कर रहे थे, क्योंकि आप PhD हैं जेनेटिक्स में, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे पता चलेगा कि आने वाले वेरिएंट्स कम खतरनाक होंगे या ज़्यादा खतरनाक, जो अभी आप बात कर रहे थे। नहीं, देखिए, आने वाले वेरिएंट खतरनाक होंगे या नहीं खतरनाक होंगे ये तो डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। म्यूटेशन तो होते रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है और उस म्यूटेशन को आप नहीं रोक सकते हैं। हो सकता है, और ये म्यूटेशन जो होता है वो स्केप करने के लिए होता है। अब डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए जो वैक्सीन लगाया गया और उसके बाद कुछ लोग नेचुरली भी इन्फेक्टेड हुए और उसकी वजह से जो हाइब्रिड बना और उस हाइब्रिड को भी ये पार कर गया ओमिक्रॉन और लोग इन्फेक्टेड हुए। ठीक है, सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं थे लेकिन सिम्टम्स तो आए ही। ठीक है, माइल्ड फीवर था, थोड़ा सा बॉडी एक था, पेन था। तो कल म्यूटेशन जो इसका होगा ओमिक्रॉन का या दूसरे वेरिएंट का, वो किस रूप में आएगा इसके बारे में अभी कोई नहीं किया जा सकता, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि नहीं कल ये बहुत लाइटली इसको ले या कोई बहुत सीरियस आएगा। ये तो वेट एंड वॉच की बात है। लेकिन जो ये है, जो लिटरेचर है और जिस तरह से इस तरह के वायरसेस से, जो मैं तो बता रहा हूँ ना कि सार्स आया, मर्स आया, जीका आया, इबोला आया, जो इसके जो हिस्ट्री रहे हैं, इस हिस्ट्री में देखा गया है कि जब बिल्कुल कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता है, जब हर्ड इम्यूनिटी में सोसाइटी चली जाती है। अब जब पहले माना जाता था कि 50 से 60 या 60 से 70% लोग अगर इन्फेक्टेड हो गए या वैक्सीनेटेड हो गए तो माना जाता था कि नहीं, इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसमें चीजें बढ़ी है कि नहीं, जब तक 80 से 90% लोग अगर इन्फेक्टेड नहीं होते हैं या उनको वैक्सीनेट नहीं कराया जाता है तब तक ये अलग अलग रूप में म्यूटेट होके आते रहेगा। और एक बड़ी आबादी जो अफ्रीका की है, एक बात को समाप्त करना चाहता हूं ताकि बड़ी आबादी अफ्रीका की है, वो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। ये तो ओमिक्रॉन वहीं से तो आया। तो अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं
और अगर माना जाए कि नेचुरली भी वो अगर इन्फेक्टेड नहीं हुए तो उस स्थिति में इसकी संभावना तो है कि हो सकता है कि कोई इसका और म्यूटेशन आए, जो म्यूटेशन वो दूसरे रूप में आए, बहुत माइल्ड भी हो सकता है, फैटल भी हो जा सकता है। इसलिए हम लोग बहुत इस पर अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर डॉक्टर संजय, ये भी तो बताइए कि जो वैक्सीन विरोधी थे, जो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, वो पहले भी ये कह रहे थे और अब भी यही कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन का क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि इफेक्ट तो अभी भी हम सब हुए इस वेरिएंट से। तो ये काम तो हमारी नेचुरल एंटीबॉडीज भी करती है अगर वैक्सीन के जो कर रही है। वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे जो लोग कोमॉर्बिड हैं, तो कोमॉर्बिड हैं, मान लिया जाए कि वो कई बीमारियों से वो सफर कर रहे हैं जी। और उनको नेचुरली अगर इन्फेक्शन लगा तो उसको वो नहीं झेल पाएंगे। डेथ का एक बड़ा कारण ये भी रहा है डेल्टा। लेकिन अगर हमारे सारे लोगों को, अगर हम नेचुरली भी वो इन्फेक्टेड हुए और हमने उनको वैक्सीनेट भी कर दिया, तो चूंकि साइंस को वो नहीं समझ पा रहे इसलिए ये करें। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेशन उसको स्केप कर जाता है, उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अलग अलग स्वरूप में बनाता है। तो अगर ये अलग स्वरूप बनाया तो हमारा जो मेमोरी सेल है, जो एंटीबॉडी बनाता है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन वैक्सीन ने जो हमें सुरक्षा कवच दिया, मैं तो कह रहा हूं कि वैक्सीन से भी हम लोग एंटीबॉडी डेवलप किया और नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन के बाद भी एंटीबॉडी डेवलप किया और दोनों ने जो मिल करके हाइब्रिड बनाया, उस हाइब्रिड को भी ये ओमिक्रॉन जो है वो पार कर गया, उसको भी स्केप कर गया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने वैक्सीन जो दिया उसने एंटीबॉडी डेवलप नहीं किया, या इसका अभी कोई लिटरेचर नहीं मिला है कि वो एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहा, 2 महीने तक रहा, 4 महीने तक रहा, 6 महीने तक रहा, 1 साल तक का रहा। तो इसको लेकर के अगर वो लोग कहते हैं कि वैक्सीन का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो इसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वैक्सीन ही तो हम लोगों को बचाया, उसी ने तो सुरक्षा कवच दिया। डॉक्टर अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्रीज ने इसे नॉर्मल फ्लू का दर्जा दे दिया है और उनका कहना है कि अब एक महामारी जो है वो उसका अंत होने वाला है, तो क्या अब भारत में भी इसे सीजनल और नॉर्मल फ्लू की तरह देखा जाएगा? देखिए, आपके उसके पहले वाले प्रश्न का एक बड़ा सिंपल आंसर है एंटी लॉबी, जो वैक्सीन लॉबी है, कि जितने भी केसेस दुनिया भर में, जो हॉस्पिटलाइज केसेस, सीवियर केसेस और जो आईसीयू में जो भर्ती हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं पड़ा। तो ऐसा कहना कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स की ओमिक्रॉन को री इन्फेक्शन हुआ है, जिसको नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ, जिसने वैक्सीन भी दिला रखा था, लेकिन उनको कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं हुआ। कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर केसेस में उनको हुआ जिन्होंने वैक्सीन नहीं दिला रखा, नहीं लगाया, और कॉम्प्लिकेशन उनमें हुआ जो कि मौतों का आंकड़ा है उसमें भी यही है कि 60 से 70% उन्हीं लोगों की मौतें हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई थी। यस, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। ये वैक्सीन हो सकता है कि इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन नहीं हो, से बचाव नहीं हो, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से बचाव नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बचाव होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल मायने, वैक्सीन दिलाना बहुत मायने रखता है। जी डॉक्टर, मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि जैसे ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्रीज ने इसे एक नॉर्मल फ्लू की तरह घोषित कर दिया है, तो उनका कहना है कि अब ये महामारी का रूप नहीं लेगा, तो अब भारत में भी इसे सीजनल और नॉर्मल फ्लू की तरह देखा जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो अभी जो वेव है वो स्टेबलाइज करता है कि नहीं। अभी तो कुछ कंट्रीज में क्या है कि कर्व धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में अब केसेस कम रहे हैं, अमेरिका वगैरह में केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ देशों में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जब तक कि केसेस स्टेबलाइज नहीं करेंगे और जब तक रिप्रोडक्टिव नंबर, RO फैक्टर नंबर जो होता है वो 1 या 1 से नीचे नहीं होगा, तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे ये पैंडेमिक जिससे हमें छुटकारा मिल गया है। और ऐसी अवस्था में जब RO फैक्टर 1 हो जाता है या 1 से नीचे हो जाता है और केसेस डाउन होना शुरू होते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर सोचेगी कि ये अब पैंडेमिक या महामारी खत्म होकर के एंडेमिक और बन के रह गई है, और हम लोग यही मान के चलेंगे कि हम लोग को इसके साथ जीना होगा। वी हैव टू लिव विथ इट, और ये आने वाले समय में बिल्कुल ही कॉमन कोल्ड या फ्लू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके डॉक्टर अरुण, ये भी बताइए कि हिंदुस्तान में अभी कोविड के केसेस घटने लगे हैं, तो क्या वाकई में मामलों में कमी आ रही है या फिर टेस्टिंग कम हो रही है? क्योंकि काफ़ी लोग
होम किट के थ्रू घर पर भी टेस्ट करें जिसके आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बड़ा ही पैराडॉक्सिकल मतलब कि ये इसमें स्टैटिक्स है कि हिंदुस्तान में केस पॉजिटिविटी रेट कई कई स्टेट में 40%, 50%, और राष्ट्रीय नेशनल एवरेज है कि करीब 15 से 16% है केस पॉजिटिविटी रेट। यानी 100 में से अगर उसका टेस्ट किया जाता है, RT-PCR पर किया जाता है, तो उसमें 15-16 आदमी पॉजिटिव है, और कई स्टेट में 50%, केरल में 50% दिखाया गया है। जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से अगर 2.5 लाख केस जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उससे कई गुना केसेस हम समझते हैं कि अनडिटेक्टेड, अनडायग्नोज्ड हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि लार्जली केसेज आर एसिम्प्टोमेटिक, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। और इस अभी के गाइडलाइंस में है कि कॉन्टैक्ट्स का ट्रेसिंग नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स को आपको मतलब RT-PCR नहीं कराया जा रहा है, कॉन्टैक्ट्स का मतलब कि आइसोलेशन की गाइडलाइंस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से ऑफिशियल जो आंकड़ा है उससे कई गुना आंकड़ा केसेज में केसेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी, और जैसे ओमिक्रॉन ही है, ओमिक्रॉन का बारे में इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी कम है। आज भी अगर 2.5 लाख केसेस में हम लोग कहते हैं 5,000 6,000 ओमिक्रॉन है, इसलिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग, और उसमें समय लगता है 7 से 8 दिन। हम लोग यही मान के प्रिज्यूम करते हैं कि आप आज की तारीख में जिसको भी ये अभी संक्रमण हो रहा है वो डेल्टा प्लस को रिप्लेस करके ओमिक्रॉन ही हो रहा है। और इसकी ये कई गुना ज्यादा है हकीकत में। ओके डॉक्टर संजय, ये बताइए कि जैसे कि डॉक्टर अरुण भी कह रहे हैं कि हमें इस वायरस के साथ ही अब जीने की आदत डाल लेनी पड़ेगी, तो इजराइल जैसे देश में मास्क पहनने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया था, वहाँ मास्क ना पहनने का आदेश दिया गया था, तो आपको लगता है ऐसा करना कितना सही था? अगर हिंदुस्तान में भी मास्क हटा दिए गए तो क्या आगे चलकर कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होगी, या फिर हमें मास्क के साथ ही अब जीना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इससे एक्सपोज्ड हों ही, नहीं भी एक्सपोज्ड हो सकते हैं। जी जी। और अगर एक्सपोज्ड होंगे और हमारा इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि जिसकी वजह से हमको मास्क की जरूरत नहीं हो, तो मास्क को हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मास्क नहीं हटाया जा सकता है। जी जी। था क्या कि चूंकि इसमें हमारे जो एरो ड्रॉपलेट्स थे, एरोसोल थे, या जो हम लोग नेजल पैसेज से जो ये जाता था ट्रेकिया में, या ट्रेकिया से लंग्स में जाता था, जो इसके स्पाइक प्रोटीन वो रिसेप्टर से जा करके ये हो जाता था, वाइंड हो जाता था, तो इसको रोकने के लिए मास्क का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर हम इस वायरस के प्रति इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, चाहे वो वैक्सीन से इम्यूनाइज्ड हो जाए, चाहे नेचुरली इम्यूनाइज्ड हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मास्क की जरूरत पड़ेगी। हम लोग भी मास्क को हटा सकते हैं और बिना मास्क के जी सकते हैं। फ्लू वायरस भी तो वही होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी तो वही है, कहाँ हम लोग मास्क लगाए हुए रहते हैं। लेकिन हाँ, आप देखी होंगी कि जब सर्दी खांसी किसी को होती है तो हम लोग नाक पर हाथ रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं, ताकि उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे को इन्फेक्ट ना करे। तो हम तो कह रहे थे कि जैन धर्म वाले को देखिए ना, वो तो नेचुरली वो मास्क सब दिन लगाए हुए रहते हैं, इस बात से घबरा के नहीं कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जीना तो हमको होगा इस वायरस के साथ। जो चीजें इन्वायरमेंट में एक बार आ गई, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जी हाँ, मतलब इसका मतलब हम हर बीमारी का जो हल है वो हमारी संस्कृति के पास है किसी ना किसी रूप में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, भारतीय संस्कृति को देखिए ना, हम लोग हाथ धो करके खाना खाते थे। जी बिल्कुल। जब रसोई घर में जाते थे तो पूरा साफ सफाई के साथ जाते थे, हाइजीन को हम लोग मेंटेन करते थे। यही तो दिक्कत है कि पश्चिम से जो चीजें आती हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में जो चीजें हैं, जो जिस तरह से, अब आप बहुत पहले जब गांव का आंगन होता था, खेत खलिहान होते थे, अब वहां पर एंटीबायोटिक के तौर पर क्या होता था, जो पशुओं का गोबर होता था उससे हम लोग ये कर देते थे, लीप देते थे, और वो बिल्कुल एंटीबायोटिक का काम करता था। तो हाइजीन को तो मेंटेन करना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर, वो हैंड सैनिटाइजर हम लोगों के यहाँ पहले से था। और दूसरी एक प्रमुख चीज जो एक अभी आया है, जिसको सब लोग रियलाइज कर रहे हैं, कि थोड़ा एक्सपोज्ड होने दीजिए। नेचर के साथ तो हमें जीना होगा। आज बच्चों को कहा जा रहा है कि भाई तुम थोड़ा धूल में खेल लो, थोड़ा सा धूप से एक्सपोज्ड हो लो,
ताकि तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है। जी बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ओवर प्रिकॉशन में नेचर के साथ जब एडजस्ट नहीं करते हैं, और तब इस तरह का, जब चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजुअन्स हो, वो हमें ज्यादा परेशान करता है। इसलिए इसके साथ हम लोगों को जीना होगा और ठीक से जीना होगा। जी, अगले सवाल पे मैं आप दोनों की राय जानना चाहूंगी, पर पहले डॉक्टर अरुण आप बताइए कि अगर कोरोना के नए वेरिएंट आते हैं तो क्या उनके लिए फिर से नई वैक्सीन लेनी होगी, और ये बूस्टर डोज कब और कितने समय के अंतराल के बाद लेनी होगी? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे फ्लू शॉट में हर वर्ष डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन स्पेसिफिसिटी WHO जो सर्विलियंस करता है उसके हिसाब से फ्लू शॉट देती है हर साल, या डी मतलब एडवाइस है। उसी तरह मुझे लगता है कि वेरिएंट स्पेसिफिक कोविड वैक्सीन देने की जरूरत पड़ेगी, एंड उसके लिए जरूरी है कि हम लोग को एक्टिव सर्विलियंस, जीनोमिक सीक्वेंसिंग, और हमारे ज़रूरत है कि हम उसी हिसाब से ऐसा वैक्सीन डेवलप करें जो कि उस समय जो प्रिविलेंट हो उसको दूर करे। जैसे अभी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाने के लिए कई कंपनियां आगे बढ़ी है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ओमिक्रॉन या कोई भी वेरिएंट आता है तो वेरिएंट को देखते हुए वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बने, ताकि कि लोगों का बचाव हो। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से ये जितने भी फ्लू की शॉट या ये कोविड वैक्सीन है, इसका अंतराल 9 से 12 महीने का होगा, जो कि हर वर्ष दिलाना पड़ेगा, ताकि कि मतलब, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा कि कोविड कहीं जाने वाला नहीं, SARS-CoV-2 वायरस हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ ही हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आउटब्रेक भी होता रहेगा। जब आउटब्रेक होता रहेगा तो हमें तो वैक्सीन दिलाने की जरूरत पड़ेगी। अंतराल इसका 9 से 12 महीने का होना चाहिए। और एक और बात जो चल के आ रही है कि यूनिवर्सल वैक्सीन, ऐसा वैक्सीन जो कि मैक्सिमम यानी कि स्ट्रेन को यानी कि कवर करे। हालांकि वो बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन देने की बात बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल है, वो होनी चाहिए, ताकि हम समय रहते हुए सारी दुनिया में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में वैक्सीन दिला करके लोगों को बचा सके। ओके डॉक्टर संजय, आपकी क्या राय है इस पर, और साथ ही ये भी बताते चलिए हमारे को कि कोरोना से बचने के लिए कब तक हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना होगा, क्योंकि अब तो हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं देखिए, ये तो रोज आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स डेटा रोज आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव रेट अब 1 पॉइंट कुछ पर आ गया है, मतलब लगता है कि कुछ दिनों में 1 से नीचे आ जाएगा, जबकि रिप्रोडक्टिव रेट इसका 5 से ऊपर चला गया था। रिकवरी रेट भी जो है वो करीब 97% के लगभग में आ गया है। तो जैसे ही रिकवरी रेट इसका थोड़ा और इम्प्रूव करता है और रिप्रोडक्टिव रेट 1 से नीचे आता है, तो हम समझते हैं कि तब हम लोग बिल्कुल सेफ जोन में चले जाएंगे। लेकिन जब तक रिप्रोडक्टिव रेट 1 या 1 से नीचे नहीं आता है, तब तक तो थोड़ा हम लोगों को अलर्ट मोड में रहना। एक दूसरी चीज, जो स्ट्रेन है उसको तो जीनोम सीक्वेंसिंग से आइडेंटिफाई करते रहना है कि अगर कोई नया स्ट्रेन आया, और अगर वो स्ट्रेन आता भी है और अगर हमारे इम्यूनिटी को स्केप नहीं करता है, मतलब हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक को तो पता भी नहीं चला होगा कि हम ओमिक्रॉन के शिकार हैं। लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनको सिम्टम्स आए, तो उस सिम्टम्स के लिए हमारा जेनेटिक्स को बिल्कुल तैयार रहना होगा, जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहना होगा। और ठीक बात है, अभी इसका भी कोई ये रिकॉर्ड नहीं आया है कि इसका एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहे। ठीक है, 9 महीना, 12 महीना, 6 महीना, अब कितना दिन रहेगा ये एंटीबॉडी पर अभी कोई बहुत ठोस लिटरेचर नहीं आया है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोग इसके बारे में प्रिज्यूम करते हैं कि इसका एंटीबॉडी इतने दिन तक रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम लोगों को अभी ध्यान इस पर देना है कि रिप्रोडक्टिव रेट इसका 1 से नीचे आ जाए, और ये हमारे आपके लिए ही नहीं, एक आम आवाम के लिए, आम नागरिकों के लिए भी ये सूचनाएं न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आते रहती है कि अब रिप्रोडक्टिव रेट इतना हो गया, रिकवरी रेट हमारी इतनी बढ़ गई, तो उसके आधार पर हम लोगों को तय करना होगा। लेकिन एक प्रमुख चीज कि जिस तरह से इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, जिस तरह से नए वायरस, नए बैक्टीरिया काफी मजबूत होकर के आ रहे हैं,
हम लोगों को प्रिकॉशन तो मेंटेन करना होगा जी। आप देखते होंगे अब एंटीबायोटिक का इतना हम लोग प्रयोग कर लिए हैं कि रेजिस्टेंस में चला गया। उसी तरह से वायरस भी जिस तरह से म्यूटेट हो के आ रहा है और कहर बरपा रहा है। स्वाइन फ्लू का आप ही तो ड्यूरेशन बता रही थी कि जब 1919 में आया था तो उसका ड्यूरेशन क्या था, और यही कोविड जो आया तो 20 से जो शुरू हुआ है, और ये देखिए अभी हम लोग 22 में इस पर चर्चा कर रहे हैं जी। तो प्रिकॉशन तो मेंटेन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, हाइजीन को मेंटेन करना होगा, और हम अपने ड्रॉपलेट्स को कुछ अगर बोल रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो मान लेते हैं कि इसमें कोरोना का वायरस ना हो। फ्लू का वायरस तो हो सकता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस तो हो सकता है, तो हम लोग प्रिकॉशनरी रखें, या बहुत सारे टीबी का बैक्टीरिया हो सकता है तो हम लोग प्रिकॉशन इसको रखें, और प्रिकॉशन के साथ अब हमें जीने की आदत डालनी जी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोविड ने हमें डराया है तो ये सिखाया भी है कि हमें जीना कैसे है, बेसिकली कि हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है और अपनी हाइजीन का खास तौर पे ध्यान रखना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.